हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ है और पेंशन रेगुलेशन को कमज़ोर करने के लिए क्या क्या कुचक्र रचे गए। हम सोचते थे 2015 में इन्होंने कुचक्र रचा, आईबी और यूएफबी ने, कि नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी ला करके, लेकिन इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो बहुत पहले रख दी गई थी। आपको पता है कि 2022 में आईबीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था। उस एफिडेविट के एक एक बिंदु को मैंने बताया था, ये टोटली इमैच्योर और कंट्रोवर्शियल एफिडेविट है। लेकिन मुझे उसमें एक चीज का तोड़ नहीं मिल रहा था कि आखिरकार हमारा जो पेंशन है अपडेशन, उसको फंड बेस्ड कैसे कर दिया गया। और आईबीए ने एक उसी की आईबीए के एफिडेविट से एक मैंने बोल लिया, ये कहते हैं एडिशनली contributions were also made to the pension funds by the employees and banks based on the actuarial calculations. Actuarial calculations पर एम्प्लॉइज और बैंक ने पेंशन फंड में पैसा दिया। अब एक्चुअरियल कैलकुलेशन तो हर 31 मार्च को होता है जो ट्रस्ट बने हैं उनके लिए। अब ये क्या थी? Hence, the pension funds of the member banks for the payment of pension thereon have been created by the contribution from bank employees and officers. और पेंशन फंड जो किए गए हैं क्रिएट, वो एम्प्लॉइज और बैंक के कंट्रीब्यूशन से बनाए गए हैं। अब ये एम्प्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन है ये कैसे हुआ? भाई एम्प्लॉइज का तो कंट्रीब्यूशन होता नहीं है इसमें, ये कैसे बात आई? और यहीं से बन गया आपका फंड बेस्ड। कहते हैं ना, नया नया मुल्ला जोर से बाग देता है, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। एक मैंने यूट्यूब देखा, वो श्रीमान जी कह रहे थे कि 8वें वेतन बेस सेटलमेंट और 9वें बेस सेटलमेंट में 2010 में जब सेकंड ऑप्शन पेंशन का आया था, उस समय पेंशन कॉस्ट के नाम पर हमसे पैसा काटा गया। मैंने देखा कि ये सही कह रहे हैं और फिर उनका तर्क ये था कि जब वहां काटा गया तो अब क्यों नहीं काटते हैं 11, 12, 13 में। अब तो यूं नहीं काटेंगे कि 2010 में लास्ट पेंशन ऑप्शन था, उसके बाद आपकी एनपीएस आई है, उनसे ये काट नहीं सकते। और उससे पहले जितने भी लोग काम कर रहे थे उनका ऑलरेडी कट चुका था, इसलिए नहीं काट रहे। लेकिन वहां से मैंने चीज को पकड़ा, मैं सोचा अच्छा तो फंड वेस्ट यहां से बनाया गया। और ये जो पैसा कटा इलीगल डिडक्शंस था। अब ये किसकी मर्जी से कटा? आईबीए ने और यूएफबीयू ने, यानी उस समय तो ये अलग अलग होंगे मेरे ख्याल में 8वें और 9वें बेस सेटलमेंट में। तो करता धरता कौन था? इसका मेन करता धरता था मिस्टर वेंकटाचलम। तो क्या इसको कमीशन मिला था ये पैसा कटवाने का? और जो कुछ इन्होंने कहा उसको पेंशनर्स बैंक वाले मानते रहे, बैंकर्स मानते रहे। भाई ये जो कुछ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम है, और ये व्यक्ति खेलता रहा उनके हाथों में। अब ये किसने नींव रखी इसकी कि जब 1995 में इनके पास ऑलरेडी बैंक रेगुलेशन 1995 में आ चुका था, उसमें सारी फॉर्मेलिटी रेगुलरिटीज दे रखी हैं कि आपको क्या करना है, कैसे पेंशन फंड बनना है, कहां से आना है, कैसे आना है। ये बीच में जो बकवासबाजी आई और एम्प्लॉयज ऑफिसर्स का पैसा काट लिया पेंशन फंड के नाम पर, कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर, ये क्या था? और मैं बताऊंगा आपको खुशी की बात, इसका कहीं केरला हाई कोर्ट में वेणुगोपालन साहब ने रिकवरी का केस डाल दिया है। और यदि इसको कोर्ट में क्लियर नहीं करोगे, शिवाराम जी भी सुन लें अच्छी तरह से, इस पेंशन फंड के इसके नैरेटिव को तोड़ने के लिए कोर्ट में यदि ये नहीं लाओगे तो आप कभी पेंशन अपडेशन का केस नहीं जीत सकते हो। इसी चीज ने अब तक आपको पेंशन अपडेशन का केस हरवाया है। तो क्या ये लोग 8वें और 9वें बेस सेटलमेंट में इस कलेक्शन के हकदार थे? बिल्कुल नहीं। हां, 2010 में आपने सेकंड ऑप्शन दिया था, आप ये कह सकते हो कि आपने उस समय नहीं लिया था, आप पर पेनल्टी दे सकते हो, लेकिन पेंशन फंड के नाम पर नहीं।
और इसको पेंशन फंड को धीरे धीरे करके 8वें में किया, 9वें में किया और 10वें में जाकर के इन्होंने नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी कर दी, दस्तखत कर दिए। ये आधार सलाह रखी गई थी वहां से, और अब वर्तमान में एक कंप्लीट होकर के बैठ गया कि ये 8वें 9वें में जाकर के इन्हें पैसा कलेक्ट किया, उसको फंड बेस्ड पेंशन बनाया और 10वें बेस सेटलमेंट में जाकर के नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी पे कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि आईबीए का ये कहना कि ऑफिसर एम्प्लॉय से पैसा लिया गया था, क्या ये लेने के हकदार थे? तो हमें दोनों रेगुलेशन 1995 में जाना पड़ेगा। ये उनका है कंपोजिशन ऑफ द फंड। इससे अलावा एक भी पैसा ये लेने के हकदार नहीं है। और वेणुगोपालन साहब ने जो केरला हाई कोर्ट में केस किया है इसकी रिकवरी का, वो जीतेंगे, वो रोक नहीं सकता। और यदि इसी चीज को अच्छी तरह से हमारे जो केस लड़े जा रहे हैं कोर्टों में उसको लाया जाए कि इन्होंने इस प्रकार की गड़बड़ी की थी जो इर्रेगुलर थी, अनलॉफुल थी, इलीगल थी, समझे? ये फंड बेस्ड नहीं है, केवल ये पेंशन है। और पेंशन रेगुलेशन में स्पष्ट रूप से आपका एम्प्लॉयड पेंशन है और वहां अपडेशन हुआ है, तो आपके केस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई इसको सामने लाया ही नहीं। अब हम बताते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ फंड है, क्या इसमें ये पैसा जो कलेक्ट किया गया था 8वें और 9वें बेस सेटलमेंट में, इसमें जा सकता है क्या? केवल और केवल इसमें जाएगा एम्प्लॉयर का फंड, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करते वो वाला। और दूसरा जो शॉर्टफॉल होगा एक्चुअरियल कैलकुलेशन के बेसिस पर हर जो ट्रस्ट बना हुआ है वो वहां से लेगा, न कि यहां से। ये जो एक्चुरियल कैलकुलेशन का नाम लेकर के ये जो साजिश रची गई थी, इस साजिश के तहत जो हमारा पैसा काट लिया गया था और हमको वही पढ़ाया गया था, हमारे जो इतिहास पढ़ाते रहे ये कम्युनिस्ट माइंडेड लोगों ने जो इतिहास पढ़ाया बैंकर्स को, वो इतिहास उसी को पढ़ते रहे, उसी को दोहराते रहे, वही अंदर बैठ गया। लेकिन इस सच्चाई को कोई नहीं जान पाया कि ये इस पैसे को काटने के हकदार थे ही नहीं। अब मैं बताता हूं क्या क्या काट सकते हैं। द फंड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इस फंड में क्या क्या जा सकता है? कंट्रीब्यूशन बाय द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ ऑन द पे ऑफ द एम्प्लॉयज। जिसने पेंशन ले ली थी उसका 10% पैसा जो एम्प्लॉयर दे रहा था इस फंड में जाएगा। एक बात, द accumulated contribution of the bank to the provident fund and interest accrued thereon up to the date of such transfer in respect of employee। जिन लोगों ने पेंशन ले ली, क्योंकि जब पेंशन ले लिया उससे पहले का पैसा जो फंड में चला गया वो इंटरेस्ट के साथ जाएगा और बाद का पैसा ऑटोमेटिक 10% इसमें चला जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया इसमें कि आप एक्स्ट्रा पैसा एम्प्लॉय से लोगे। तीसरा, the amount consisting of contribution of the bank along with interest refunded by the employees who had retired before the notified date but who opt for pension in accordance with the provisions। जो लोग रिटायर हो चुके थे और बोले हम तो पेंशन लेंगे, तो उनका जितना भी पैसा फंड ले गए थे इंटरेस्ट के साथ उनको जमा करना था। अभी तक इसकी बात नहीं आई एडिशनल ये किस लिए काटा था। द इन्वेस्टमेंट इन एन्युटीज और सिक्योरिटीज परचेज ऑफ द मनी ऑफ द फंड इंटरेस्ट। इनके पास जो फंड पड़ा रहता है वो उसको क्या करते हैं, एन्युटी सिक्योरिटीज में लगाते हैं, वहां से जितना पैसा आएगा वो इस फंड में आएगा। अमाउंट ऑफ एनी कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स, और कैपिटल एसेट से कोई फायदा वो यहां पर जाएगा। द एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द बैंक इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन रेगुलेशन 11 के अनुसार जो पैसा आएगा वो यहां जाएगा। रेगुलेशन 11 में यह दे रखा है कि यदि किस प्रकार का कोई शॉर्टफॉल होता है पेंशन फंड में, तो हर साल 31 मार्च को एक्चुअरियल कैलकुलेशन के आधार पर उसका बैंक प्रावधान करेंगे। यहां भी एम्प्लॉयज और ऑफिसर से किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन की डिमांड नहीं है। एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड टू फंड, और फंड में जो पैसा पड़ा है उसको कहीं इन्वेस्ट किया, उससे जो भी पैसा मिला इनको, द अमाउंट कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिफंडेड बाय द फैमिली। और ये फैमिली पेंशन में लेने वाले जो लोग चले गए थे और फैमिली पेंशन शुरू कराने के लिए जैसे पेंशन कर रहे हैं इसी प्रकार इनको, इसमें मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। 8 के 8 ऑप्शंस में जो ये पेंशन फंड है इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है ये जो पैसा इन्होंने 8वें और 9वें बेस सेटलमेंट में एम्प्लॉय ऑफिसर्स का काटा था कि इसको काट करके कहां करोगे, क्योंकि इससे पहले ये रेगुलेशन 1995 आ गया था। 1995 का रेगुलेशन इसको प्रतिबंधित करता है कि आप किसी प्रकार की रिकवरी एम्प्लॉय ऑफिसर से नहीं करोगे। केवल और केवल आप जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 10%
वही लोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं लोगे, उसके बदले आप पेंशन दोगे। ये जो केस अभी वेंकटाचलम साहब, अभी खबर आई है वेणुगोपालन साहब ने केरल हाई कोर्ट में कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इस केस को वेणुगोपालन साहब जीतेंगे और जितना भी पैसा कटा है 2010 तक, 2010 में सेकंड ऑप्शन में जिसने लिया है, बैंक को वो पैसा वापस करना पड़ेगा। और जब बैंक वापस करना पड़ेगा तो ये फंड बेस्ड पेंशन जो बना रखी है ये खत्म हो जाएगी। और जैसे ही ये खत्म होगी फंड बेस्ड, ऑटोमेटिक आप कोर्ट में पेंशन अपडेशन का केस जीतोगे। इसको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसके बारे में और वीडियो बनाता रहूंगा। और ये सारा का सारा खेल ये खेला गया है वेंकटाचलम के द्वारा। ये तारकेश्वर चक्रवर्ती को हम धन्यवाद देते हैं कि 1993 में एग्रीमेंट करा गए और ज्यादा टाइम नहीं लगा। 1994 में स्मॉल कमेटी ने पेंशन रेगुलेशन बना दिया, 1995 में आ गया। उसके बाद सारे खेल, सारे इतिहास इस कम्युनिस्ट माइंड वेंकटाचलम के लिखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि व्यक्ति कमीशन खाता है और कमीशन खा के ही इन सब चीजों को करता है। इनसे यह पूछा जाए कि भैया एक कंपोजिशन ऑफ फंड में 1995 के रेगुलेशन में कहां लिखा हुआ है कि आप एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन लोगे पेंशन फंड के नाम पर। और मैं बता दूं, हमारे कुछ नए नए मूल्य आए हुए हैं और अब या तो वो जानते नहीं हैं या कोई दूसरी उसी थ्योरी को ला करके दूसरे प्रकार से घुमा रहे हैं। नई चीजों का पता है तो नहीं डालें। और मैं अंत में वेणुगोपालन साहब को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं कि ये जो नई चीज हमें पता चला और आपने जो केस कर दिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली जिन्होंने 2010 में सेकंड ऑप्शन में और 7, 8वें और 9वें वेतन में जिन लोगों का पैसा कटा है, इनको ये वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनको अनुमति नहीं देता। 1995 का रेगुलेशन इनको अनुमति नहीं देखा किसी भी प्रकार का कटौती करने का, क्योंकि अपना रेगुलेशन अपने आप में सशक्त है। इस रेगुलेशन को कमजोर करने के लिए ये सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं और इन कुचक्रों में सबसे आगे है आपका वेंकटाचलम। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।